जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे अमेरिका में आरएसएस चीफ मोहन भागवत के खिलाफ लॉबिंग। अमेरिकी नेता ने कहा भागवत की नफरत के लिए जगह नहीं। जी हां, न्यूयॉर्क मेयर ममदानी ने भी किया विरोध, जिसके बाद ममदानी पर बरसी अमेरिकी एक्ट्रेस। दोस्तों बताएंगे किसने सपोर्ट किया मोहन भागवत का और कहा कि मोदी विरोधी है सन की जोहरानी ममदानी। आपको बता दें कि न्यूयॉर्क की यात्रा पर है मोहन भागवत जी, जहां पर उनका जमकर किया गया है विरोध। आखिर चाहता क्या है न्यूयॉर्क का ये मेयर? तो उधर आपको बताएंगे ईरान ने बिचौलिया बने पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर को किया बेइज्जत, और बेइज्जती भी ऐसी की दोस्तों कि दौरे को बीच में ही रद्द करके वापस भागना पड़ गया आसिम मुनीर को। लाइटबाजी में पहुंचे थे तेहरान, ईरान ने निकाल दी सारी हवाबाजी, भगा भगा कर वापस भेजा पाकिस्तान। बताएंगे क्या है जानकारी। इतना ही नहीं, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान को गच्चा दे गया ये यूरोपीय देश, कराची में लगा दिया दफ्तर पर ताला। वहीं चौंका देने वाली खबर आपको बताएंगे, अमेरिका का मुखबिर बना पाकिस्तान, लीक कर दी भारत के अटैक वाली डिटेल्स। हुआ बड़ा खुलासा दोस्तों, आखिर वो कौन सी डिटेल्स थी? इतना ही नहीं दोस्तों, भारत आने को लेकर जिनपिंग भी अब बांग्लादेशी पीएम तारिक रहमान की तरह नखरे दिखाते दिखाई दे रहे हैं। आखिरकार ब्रिक्स पर क्यों पत्ते नहीं खोल रहे चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग? वहीं तिब्बत में ग्लेशियर फटने से नेपाल में आई बाढ़ दोस्तों बताएंगे, जिसको लेकर आनंद फानन में भारत की मोदी सरकार ने भेज दी 30 टन राहत सामग्री। पीएम मोदी ने की बालेंद्र शाह से बात, क्या ये बाढ़ अब भारत में भी आएगी? अमित शाह भी हुए एक्टिव। एक से एक बेहतरीन से बेहतरीन अपडेट आपको बताएंगे, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत के संप्रभुता अखंडता का पुरजोर समर्थन करते और मानते हैं कि पाकिस्तान को यह लगता हो कि वो 2-4 पावरफुल कंट्री से हाथ आगे बढ़ाकर, हाथ मिलाकर वो खुद भी ताकतवर बन गया है, तो उसकी सबसे बड़ी भूल है और भारत जब चाहे उसको माकूल जवाब दे सकता है। मानते हैं तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। बात करते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के अमेरिका दौरे से पहले न्यूयॉर्क में राजनीतिक विरोध तेज हो गया है दोस्तों। 29 अगस्त को मैडिसन स्क्वायर गार्डन में भारतीय समुदाय को संबोधित करने वाले भागवत के कार्यक्रम के खिलाफ कुछ संगठनों ने प्रदर्शन किया। डेमोक्रेटिक कांग्रेस उम्मीदवार ब्रेंड लैंडर और न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी ने भी कार्यक्रम को लेकर आपत्ति जताई है। मंगलवार 25 अगस्त को न्यूयॉर्क सिटी हॉल में इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल यानी IAMC से जुड़े धार्मिक संगठनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर भागवत के कार्यक्रम का विरोध किया। विरोध में डेमोक्रेटिक पार्टी के कांग्रेस उम्मीदवार ब्रेंड लैंडर भी शामिल हुए। लैंडर ने कहा कि न्यूयॉर्क शहर में मोहन भागवत और आरएसएस की कथित नफरत के लिए कोई जगह नहीं। जी हां, उन्होंने आरोप लगा दिया कि आरएसएस ने मुसलमानों, सिखों, दलितों और ईसाइयों के खिलाफ कथित तौर पर हिंसा और नफरत को बढ़ावा दिया है। लैंडर ने कहा कि न्यूयॉर्क में अलग अलग धर्मों और समुदायों के लोगों के अधिकारों और सुरक्षा की रक्षा करना जरूरी है। उनके मुताबिक शहर की प्रतिष्ठित जगहों का इस्तेमाल ऐसे संदेशों के लिए नहीं होना चाहिए जिन्हें वो विभाजनकारी मानते हैं। हालांकि ये लैंडर और विरोध प्रदर्शन में शामिल संगठनों के आरोप हैं। आरएसएस इन आरोपों को स्वीकार नहीं करता और संघ खुद को राष्ट्रवादी सांस्कृतिक संगठन के रूप में प्रस्तुत करता है। न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी ने भी भागवत के कार्यक्रम को लेकर अपनी असहमति जाहिर की। ममदानी ने कहा कि वो मैडिसन स्क्वायर गार्डन में होने वाले भागवत के कार्यक्रम का समर्थन नहीं करते। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें निश्चित रूप से नहीं पता कि शहर प्रशासन के पास किसी निजी कार्यक्रम को रद्द करने का कानूनी अधिकार है या नहीं। ममदानी ने आरएसएस की तुलना ऐसे आंदोलनों से की जो लोगों को अलग थलग करने की राजनीति पर आधारित होते हैं। फिलहाल आपको बता दें कि मोहन भागवत जो है वो अमेरिका पहुंच चुके हैं। ये उनके 3 देशों के दौरे का पहला चरण है, जिसमें वो अमेरिका, कनाडा और यूके जाएंगे। ये दौरा भारतीय मूल के लोगों के संगठनों के निमंत्रण पर आरएसएस की 100वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में हो रहा है। दोस्तों न्यूयॉर्क पहुंचने पर मोहन भागवत का तिलक लगाकर स्वागत किया गया है। वहीं ऐसे में न्यूयॉर्क में मोहन भागवत के विरोध को देखकर अमेरिकी एक्ट्रेस दोस्तों ममदानी पर बरस उठी और कह दिया कि वे पीएम मोदी और बीजेपी से नफरत करते हैं। जी हां, अमेरिकी सिंगर और एक्ट्रेस मैरी मिलबेन ने न्यूयॉर्क शहर के मेयर जोहरान ममदानी की आलोचना की है। उन्होंने आरोप लगाया कि भागवत का विरोध करने वाले लोग जो है वो सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के प्रति नफरत की वजह से ऐसा कर रहे हैं। मिलबेन ने एक पोस्ट पर लिखा कि ममदानी और ये सभी समाजवादी सन की लोग मैडिसन स्क्वायर गार्डन MSG में मोहन भागवत के इवेंट का विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वे पीएम मोदी और बीजेपी के विरोधी हैं। भागवत के विरोधी
विरोधियों की राजनीतिक विचारधारा पर सवाल उठाते हुए उन्होंने लिखा, चूंकि ये सन की लोग समाजवाद की विचारधारा को मानते हैं, इसीलिए वे पूंजीवाद को नहीं समझते। ऐसे में न्यूयॉर्क में आरएसएस चीफ के विरोध पर आप लोग क्या कहना चाहेंगे दोस्तों? इससे पहले कनाडा में भी सांसदों ने पत्र लिखकर वहां के राष्ट्रपति मार्क कार्नी को कहा था कि मोहन भागवत को कनाडा में एंट्री ना दिया जाए। लगातार दोस्तों मोहन भागवत का विरोध होता दिखाई दे रहा है। ऐसे में आप लोग क्या जवाब देना चाहेंगे? क्या लगता है आपको, आखिर क्यों पीछे पड़े हैं ये मोहन भागवत के? जो भी इस पर आपकी राय हो जवाब दीजिएगा, वहीं आपको बता दें ईरान ने बिचौलिया बने पाकिस्तान आर्मी चीफ को किया बेइज्जत, दौरा बीच में रद्द कर वापस भागे आसिम मुनीर। जी हां, पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ईरान यात्रा को लेकर इस्लामाबाद और तेहरान से बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। पाकिस्तानी पक्ष इसे रचनात्मक बातचीत और महत्वपूर्ण प्रगति बता रहा है, जबकि ईरानी मीडिया के कुछ हिस्सों में इस यात्रा को अमेरिका के दबाव और मध्यस्थता की कोशिश के तौर पर पेश किया गया है। मुनीर का दौरा एक दिन में खत्म होने की वजह से भी कई तगड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर एक ही दिन में कैसे आसिम मुनीर को वापस भेज दिया गया पाकिस्तान? क्या ईरान अब नहीं चाहता कि पाकिस्तान मध्यस्थता करे? आसिम मुनीर 24 अगस्त को पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी के साथ तेहरान पहुंचे थे। उनकी यात्रा का मकसद अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से अटकी बातचीत को फिर से शुरू कराने और पश्चिम एशिया में तनाव कम करने की कोशिश बताया गया था। पाकिस्तान के सैन्य मीडिया विंग ISPR के मुताबिक मुनीर ने ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान, संसद अध्यक्ष मोहम्मद बागिर गालिबाफ, सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में सर्वोच्च नेता के प्रतिनिधि मोहन रेजाई, विदेश मंत्री अब्बास अरागची और गृह मंत्री एस्कंदर मोमेनी से मुलाकात की। ऐसे में अगर ये माना जाए कि ईरान ने इस बिचौलिया बने पाक आर्मी को बेइज्जत करके भगाया है, तो इसमें कोई भी दो राय वाली बात नहीं होगी दोस्तों, क्योंकि ईरान को पता चल चुका है कि बेशक अमेरिका और ईरान के बीच में पाकिस्तान मध्यस्थता करवाने की बात तो कह रहा है, लेकिन रियलिटी यही है कि कहीं ना कहीं इस बिचौलिए का पूरा झुकाव अमेरिका की ही तरफ है। वो अमेरिका को खुश करना चाहता है। बेशक वो मध्यस्थ बनने का प्रयास कर रहा है, लेकिन उसका पूरा झुकाव अमेरिका की ही तरफ है। अब ईरान हर तरीके से चाहता है कि कोई और मध्यस्थ बन जाए, लेकिन पाकिस्तान मध्यस्थ नहीं बनना चाहिए, और यही वजह है कि दौरे को बीच में ही रद्द करके वापस भागना पड़ा आसिम मुनीर को। इतना ही नहीं दोस्तों, वहीं आपको बता दें पाकिस्तान को गच्चा दे गया ये यूरोपीय देश, कराची में लगा दिया दफ्तर पर ताला। जी हां, पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में फ्रांस की करीब 5 दशक पुरानी राजनयिक मौजूदगी खत्म होने जा रही है। 1976 में शुरू हुआ फ्रांस का कॉन्सुलेट जनरल अब अस्थायी रूप से यानी परमानेंटली बंद किया जा रहा है। जी हां, पाकिस्तान में फ्रांस के निवर्तमान राजदूत निकोलस गेले ने मंगलवार को एक विदाई समारोह के दौरान इसकी जानकारी दी है। दोस्तों, विदाई समारोह में फ्रांस के राजदूत निकोलस गेले और कराची में फ्रांस के काउंसिल जनरल अलेक्सिस चहता हटिंस्की को सम्मानित किया गया। गेले ने पाकिस्तान में करीब 5 साल बिताने के बाद विदाई को भावुक पल बताया। उन्होंने कराची को एक जीवंत और लगातार बदलता हुआ शहर बताया और कहा कि यह शहर उनकी यादों में हमेशा रहेगा। फ्रांस के अधिकारियों के अनुसार कॉन्सुलेट बंद होने के बावजूद पाकिस्तान में फ्रांस की गतिविधियां पूरे तरीके से खत्म नहीं होंगी। अलायंस फ्रांसीसी दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संपर्क का प्रमुख केंद्र बना रहेगा। वहीं पाकिस्तान फ्रांस बिजनेस गठबंधन कारोबारी रिश्तों को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाते रहेंगे। कॉन्सुलेट जनरल अलेक्सिस चहताह टिंस्की ने भी कराची से अपने जुड़ाव को याद किया। उन्होंने बताया कि वो पहली बार 1983 में एक छात्र के तौर पर पाकिस्तान आए थे। कराची में 4 साल कॉन्सुलेट जनरल के रूप में काम करने के अनुभव को उन्होंने बेहद यादगार बताया था। वो 1 सितंबर को फ्रांस लौटेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो वहीं आपको बता दें अमेरिका का मुखबिर बना पाकिस्तान, लीक कर दी भारत की अटैक वाली डिटेल्स, हुआ बड़ा खुलासा। जी हां, ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी पाकिस्तान की तरफ से अमेरिका को लीक की गई होगी। पूर्व CDS अनिल चौहान ने ऐसी आशंका जताई है। उन्होंने कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम को लेकर द्विपक्षीय वार्ता हुई थी और इसमें किसी तीसरे पक्ष की भूमिका नहीं थी। उन्होंने हैरानी जताई है कि सबसे पहले अमेरिका ने कैसे इसका ऐलान कर दिया। मंगलवार को चौहान ने बीते साल हुए ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बड़े खुलासे किए हैं। उन्होंने बताया कि 29 अप्रैल को आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाने का फैसला लिया गया था और इसके लिए उन पर कोई भी राजनीतिक दबाव नहीं था। खास बात है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप लगातार दावा कर रहे हैं कि उन्होंने दोनों मुल्कों में सीज फायर करवाए हैं। उन्होंने कहा कि मैंने आपको बताया था कि उन्होंने लगभग 9:30 बजे फोन उठाया और बात की, हमने अपना समय खुद चुना। DGMO ने कहा कि वे लगभग 3 बजे तक उपलब्ध नहीं है और फिर 3 बजे उन्होंने कहा और हमने 5 बजे का समय तय किया। उन्होंने कहा कि तो सीज फायर 2 DGMO के बीच तय हुआ था और यही बात थी। इसका मतलब है कि मुझे
इसमें किसी और की भूमिका भी नजर आ रही है कि आखिर अमेरिका तक बात पहुंची तो पहुंची कैसे। इतना तो मुझे पक्का पता है कि हमारी तरफ से कोई भी बातें लीक नहीं हुई थी, तो मुझे लगता है कि वो बात किसी तरह दूसरे पक्ष की तरफ से लीक हुई होगी, ऐसा मुझे लगता है। ये बड़ा खुलासा किया दोस्तों पूर्व सीडीएस अनिल चौहान जी ने। क्या आपको भी ये लगता है कि पाकिस्तान ही सबसे बड़ा दोगला है, उसी ने ये बात लीक की होगी? अगर हाँ तो सामने लाइक का बटन है दोस्तों, अभी तक लाइक नहीं किया तो इस लाइक के बटन को दबा दीजिएगा और कमेंट में हमें भी यही लगता है लिख दीजिएगा, वहीं आपको बता दें। अब तक ऐसा लग रहा था कि जिनपिंग हंसते खेलते हुए भारत आएंगे, लेकिन जिस प्रकार से भारत आने पर वो अब तक अपनी बात को नहीं खोल पा रहे हैं, बातें नहीं रख पा रहे हैं, इससे साफ साफ लग रहा है दोस्तों कि फिर एक बार वो कोई ना कोई गेम अवश्य खेल रहे हैं। दोस्तों भारत आने को लेकर जिनपिंग ने भी बांग्लादेशी पीएम तारिक रहमान की तरह ही सस्पेंस क्रिएट कर दिया है दोस्तों। हालांकि तारिक रहमान ने तो मना कर दिया, लेकिन ब्रिक्स पर पत्ते नहीं खोल रहे हैं चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग। आखिर क्या हो सकती है इसके पीछे की वजह है, बता दें। ब्राजील में जब ब्रिक्स शिखर सम्मेलन होना था तो चीनी सरकार ने आधिकारिक तौर पर कई हफ्ते पहले घोषणा कर दी थी कि राष्ट्रपति जिनपिंग इसमें शामिल नहीं होंगे, लेकिन नई दिल्ली में होने वाले 18वें ब्रिक्स समिट जिसका आयोजन 12 और 13 सितंबर को होना है, उसमें शामिल होने के लिए चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। चीन ने शी जिनपिंग की यात्रा को लेकर सस्पेंस बना दिया है। सोमवार को रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि जिनपिंग एक बड़े प्रतिनिधि मंडल जिसमें कि 400 से भी ज्यादा मेंबर होंगे, अधिकारी होंगे, उनके साथ भारत आने की संभावना है, जो 7 साल में उनकी भारत की पहली यात्रा होगी। हालांकि इस महीने की शुरुआत में अरुणाचल प्रदेश में 27 जगहों के नाम तय करने की भारत की घोषणा के बाद चीन के रणनीतिक मामलों के जानकारों ने तीखी प्रतिक्रिया दी थी, जिससे संभावना यह भी है कि चीनी राष्ट्रपति की तरफ से किसी चौंकाने वाले फैसले का भी संकेत मिल सकता है, यानी कि वो भारत नहीं आएंगे, ऐसा भी हो सकता है दोस्तों। फिलहाल अब तक चीन की तरफ से कुछ भी कहा नहीं गया है और यही सबसे बड़ी वजह है कि क्यों अब तक क्लियर नहीं किया है चाइना ने कि जिनपिंग भारत आएंगे कि नहीं आएंगे। दोस्तों नई दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में चीनी भाषा के पूर्व प्रोफेसर हेमंत अदलखा, जो दिल्ली के इंस्टीट्यूट ऑफ चाइनीज स्टडीज के वाइस चेयरपर्सन हैं और ऑनरेरी फेलो हैं, उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस में लिखा है कि इससे पहले भारत ने अरुणाचल प्रदेश में जगहों के नाम बदलकर क्षेत्रीय दावे करने की चीन की हरकतों को साफ तौर पर खारिज कर दिया है। शंघाई इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल स्टडीज बोले तो SIIS के सीनियर फेलो और भारत के साथ सीमा विवाद पर चीन के प्रमुख विशेषज्ञ लियू जोंगई ने इसे इस बात का सबूत बताया कि द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने की हालिया कोशिशों के बावजूद नई दिल्ली का रुख मजबूती से कायम है। वहीं उन्होंने आगे लिखा कि कूटनीतिक नजरिए से देखें तो क्या शी जिनपिंग या चीन लगातार 2 साल तक ब्रिक्स समिट में शामिल न होने का जोखिम उठा सकते हैं। सबसे पहले यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि मोदी ने 1 साल पहले तियानजिन में ही शी जिनपिंग को न्योता दिया था। हाल ही में भारत के विदेश सचिव विक्रम मिश्री ब्रिक्स समिट की तैयारियों पर चर्चा करने के लिए बीजिंग गए थे। सवाल अब यह है कि तो फिर अब तक पुष्टि क्यों नहीं की जिनपिंग ने। ऐसे में कुछ जानकारों का मानना है कि शी जिनपिंग के फैसले को लेकर जो सस्पेंस और ड्रामा बना हुआ है वो एक सोची समझी चाल हो सकती है। चाइना ग्लोबल साउथ प्रोजेक्ट के लिए लिखते हुए डेरेक ग्रॉसमैन ने पिछले हफ्ते कहा था कि शायद बीजिंग चाहता है कि नई दिल्ली कई मुद्दों पर उसके पक्ष में कदम उठाए। इनमें चीनी निवेश और कारोबार, वीजा और सीधी कनेक्टिविटी पर लगी भारतीय पाबंदियों में और ढील देना और तिब्बत और ताइवान जैसे मुद्दे शामिल हैं। चाहे जो भी हो, शी जिनपिंग इसमें शामिल हो या ना हो, लेकिन ये तो तय है कि सवाल जरूर उठेंगे कि क्या ब्रिक्स देश या उसका विस्तार वाला समूह ब्रिक्स प्लस अपने 2 सबसे बड़े सदस्यों जो पड़ोसी भी है उनके बीच मतभेदों को सुलझा पाएगा या नहीं। फिलहाल दोस्तों नई दिल्ली के बजाय बीजिंग पर ही ये तय करने की जिम्मेदारी है कि उनके द्विपक्षीय संबंधों का अगला चरण क्या होगा। बहरहाल आपको क्या लगता है दोस्तों, जिनपिंग भारत दौरे पर ब्रिक्स में शामिल होने के लिए आएंगे या नहीं आएंगे? जो भी आपको लगता हो अपनी राय दीजिएगा। देखते हैं आप लोग क्या प्रेडिक्ट करते हैं। अगली खबर की बात करें, जहां बांग्लादेश में खुलेआम घूम रहे आतंकी शेख हसीना के बेटे ने खोली पोल। क्यों है ये भारत के लिए चिंता की बात? दरअसल बांग्लादेश में आतंकवादी संगठनों की बढ़ती सक्रियता भारत के लिए जो है गंभीर चिंता का कारण बनती जा रही है। अलकायदा इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट अक्वीज का दूसरा सबसे बड़ा आतंकी इकरामुल हक बांग्लादेश में खुलेआम घूम रहा है। ये शेख हसीना के बेटे साजिद वाजिद ने इसकी पोल खोली है। उन्होंने इसके लिए तारिक रहमान की सरकार पर भी निशाना साधा है। वहीं UNSC ने भी अपनी एक रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि अलकायदा बांग्लादेश की धरती का इस्तेमाल भारतीय उपमहाद्वीप में अपने कैडर और नेटवर्क के विस्तार के लिए कर रहा है। NIA की मोस्ट वांटेड सूची में शामिल और करीब 10 आतंकी मामलों में नामजद इकरामुल हक उर्फ अबू ताल्हा को लेकर सुरक्षा एजेंसियां विशेष सतर्कता बरत रही हैं। 2018 में भारत आए इकरामुल ने फर्जी पहचान पत्रों के आधार पर पासपोर्ट बनवाया और पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश तथा गुजरात तक स्लीपर सेल का नेटवर्क खड़ा किया। 2023 में ढाका में गिरफ्तारी के बाद अगस्त 2024 के राजनीतिक घटनाक्रम के बाद अक्टूबर में उसे जमानत मिल गई। फिलहाल उसके ठिकाने को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है दोस्तों। वहीं बता दें
नेपाल चीन के सीमावर्ती इलाकों में बुधवार सुबह आई भीषण बाढ़ ने नेपाल में भारी तबाही मचा दी। करीब 400 से अधिक लोग लापता हो गए हैं, जबकि 16 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। दोस्तों, इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से बात की और नेपाल में बाढ़ से हुई जान माल की हानि पर शोक व्यक्त किया। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने नेपाल को हर संभव मानवीय और राहत सहायता देने का भी आश्वासन दिया। मोदी जी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके बताया कि प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से बात की और नेपाल में बाढ़ से हुई जान माल की हानि पर संवेदना व्यक्त की। इस मुश्किल समय में भारत के लोग नेपाल में अपने भाई बहनों के साथ एकजुटता से खड़े हैं। भारत नेपाल को हर संभव मानवीय सहायता देने के लिए तैयार है। हमारी टीमें बचाव और राहत कार्यों के लिए मिलकर काम कर रही है। वहीं नेपाल के विदेश मंत्रालय ने भारत और चीन से मदद की गुहार लगाई है। नई दिल्ली ने भी राहत और बचाव कार्यों में मदद के लिए तेजी से राहत सामग्री भेजने की तैयारी शुरू कर दी है। भारत की ओर से करीब 30 टन राहत सामग्रियां नेपाल भेजी जाएगी। जैसा कि आप पीएम नरेंद्र मोदी का ये ट्वीट आप देख पा रहे हैं। दोस्तों, जानकारी के अनुसार आज बुधवार को ही भारतीय वायुसेना का एक विमान नेपाल राहत सामग्री लेकर रवाना हो रहा है। इसके अलावा एक और एयरफोर्स विमान को कल यानी कि गुरुवार राहत सामग्री के साथ रवाना करने की तैयारी की जा रही है। दोस्तों, इससे पहले भी भारत ने बड़े भाई का फर्ज निभाया था। जब भूकंप आया था नेपाल में, उस समय भी भारत ने फुल टू फुल मदद की थी नेपाल की। साल 2015 के भीषण विनाशकारी भूकंप के दौरान भी भारत ने ऑपरेशन मैत्री चलाकर नेपाल में सबसे बड़े पैमाने पर राहत और बचाव अभियान चलाया था। यानी इतिहास गवाह है कि जब भी नेपाल में बाढ़, भूस्खलन या अन्य प्राकृतिक आपदाएं आई हैं, भारत ने एक सच्चे दोस्त और जिम्मेदार पड़ोसी की तरह तुरंत मदद की कमान संभाली। इस बार भी लहेंदे और भट्टकोशी नदी के उफान से मची तबाही के तुरंत बाद भारत सरकार ने बिना किसी देरी के राहत सामग्रियां भेजने का फैसला लिया। दोस्तों, वहीं नेपाल बाढ़ से बचने के लिए बिहार में भी एनडीआरएफ तैनात कर दी गई है। अलर्ट मोड पर है बिहार में एनडीआरएफ। 8 जिलों में अलर्ट मच गया है। जी हां, नेपाल में सैलाब से भयंकर तबाही के बीच अमित शाह जी ने बिहार के सीएम से भी बात की। बिहार सरकार ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। आशंका है कि गंडक नदी में अचानक 2 से 3 मीटर ऊंची बाढ़ की लहरें आ सकती है। नेपाल में नारायणी और भारत में गंडक कहलाने वाली नदी बिहार में वाल्मीकि नगर बैराज से प्रवेश करती है। अमित शाह जी ने नेपाल में बाढ़ को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से फोन पर बात की और तैयारियों का जायजा लिया। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने संबंधित जिलों में डीएम और पुलिस अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की। ऐसे में दोस्तों, क्या आप लोग नेपाल की जनता के साथ खड़े हैं इस मुश्किल की घड़ी में? कमेंट में लिखकर बताइएगा। क्या है इस मुद्दे पर आपकी निजी राय? दोस्तों, रिक्वेस्ट है, जहां पर भी आपका ग्रुप हो व्हाट्सएप, फेसबुक, एक्स पर वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद भी कह दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।